अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 60 पुरस्रार इंसान का दूसरा हिस्सा। पुरस्रार इंसान चाबक मारते मारते थक गया तो उसने चाबक फेंक दिया। जेब से रुमाल निकालकर उसने अपना बालों भरा भेड़िए का माथा साफ किया और फिर औरत के बालों को खींचने लगा। औरत बेबसी के आलम में सिवाय सिसकियां भरने के और कुछ न कर रही थी। पुरस्रार इंसान उस औरत को तकलीफ पहुंचाकर मजा हासिल कर रहा था। जब औरत नींद बेहोश सी हो गई तो उसने लिबादा उड़ा, सर पर हैट रखी, छड़ी थामी, हाथों पर दस्ताने चढ़ाए और कमरे से बाहर निकल गया। वो बिल्कुल नहीं बोल रहा था। सिर्फ इस अरसे में उसके मुंह से भेड़िए जैसी गौसीली आवाजें निकलती रहीं। मारिया एक तरफ खड़ी ये सारा तमाशा देखती रही। पुरस्रार इंसान बाहर निकला तो मारिया भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो मकान से बाहर आकर बग्गी पर सवार हो गया। मारिया भी चुपके से अंदर बैठ गई। बग्गी एक बार फिर सड़क पर भागने लगी। टीले की सड़क उतरकर बग्गी ने एक और कस्बे की जानिब सफर शुरू कर दिया। उस तरफ शहर की एक पुरानी जेल थी। कहते हैं कभी बादशाहों के जमाने में यहाँ फांसियां पाने वाले मुजरिमों को रखा जाता था। अब ये जेल वीरान हो चुकी थी। बग्गी उस जेल के पीछे जाकर एक दरख्त के पास खड़ी हो गई। यहाँ भी हू का आलम तारी था। जेल की पुरानी इमारत एक तरफ से ढह चुकी थी। उस इमारत को देखकर ही खौफ आता था। पुरस्रार इंसान उस इमारत में दाखिल हो गया। एक तारीख जीना नीचे उतरता था। पुरस्रार इंसान ने मोमबत्ती जलाई और उसे हाथ में थामे सीढ़ियां उतरने लगा। मारिया उसके पीछे पीछे चल रही थी। नीचे एक छोटा सा कमरा आ गया जिसकी छत नीची थी। उस कमरे के कोने में एक बूढ़ा जंजीरों के साथ बंधा पड़ा था। पुरस्रार इंसान ने मोमबत्ती पत्थर पर रखी, जेब से बिस्किट निकालकर उसके आगे यूं डाले जिस तरह कुत्ते के आगे डाले जाते हैं। बूढ़ा बेचारा शायद 2-3 रोज से भूखा था। वो इन बिस्किटों पर टूट पड़ा और जानवरों की तरह खाने लगा। उसके बाद पुरस्रार इंसान ने कोने में रखी हुई एक बाल्टी में से पानी का डोंगा भरकर उसे पानी पीने को दिया, फिर डोंगा वापस रख दिया। बूढ़े ने रोते हुए कहा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो और मुझे मेरी बेटी के पास पहुंचा दो। पुरस्रार इंसान जो भेड़िए की शक्ल में था कहका लगाकर हंस पड़ा। उसके मुंह से गुस्से में गुर्राहटों की आवाजें निकलती रहीं। अब उसने चाबुक लेकर बूढ़े के जिस्म पर बरसाने शुरू कर दिए। जब बूढ़ा नींद बेहोश होकर लुढ़क गया तो उस भेड़िए ने मोमबत्ती पकड़ी और वापस चल पड़ा। बाहर आकर वो इस कदर तेजी से बग्गी पर सवार हुआ कि मारिया उसमें सवार न हो सकी। घोड़े बग्गी को लेकर देखते देखते रात की तारीकी में गुम हो गए। मारिया वहां अकेली रह गई। बड़ी परेशान हुई कि अब क्या करे, कहाँ जाए। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। जेल की पुरानी इमारत से लेकर पुराने किले तक सारा रास्ता सुनसान था। कोई सवारी भी नहीं थी। खैर मारिया पैदल भी जा सकती थी। उसने पुराने जमाने में बड़े बड़े लंबे रास्ते पैदल तय किए थे। एकदम से उसे बदनसीब बूढ़े का ख्याल आया कि उसे चलकर पता करना चाहिए कि ये पुरस्रार इंसान हकीकत में कौन है और ये राज क्या है। मारिया वापस जेल की इमारत में वीरान इमारत में दाखिल हो गई। तंग सीढ़ियां उतरकर उस कमरे में आई जहां बदकिस्मत बूढ़ा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बूढ़ा होश में आ चुका था और दर्द की शिद्दत से कराह रहा था। अंधेरे में वहां कुछ नजर नहीं आता था। मारिया पानी की बाल्टी से टकरा गई। आवाज पर बूढ़े ने कहा, क्या मुझ पर जुल्म करने फिर आ गए हो डॉक्टर? क्या कोई कसर बाकी रह गई थी? मारिया खामोश रही। बूढ़े ने थोड़ी देर बाद फिर कहा, निकालते क्यों नहीं अपनी चाबक, जालिम दरिंदे? मेरा बूढ़ा जिस्म हाजिर है। खुदा जाने तुम मेरी बेटी पर क्या जुल्म नहीं ढाते होगे। तुम इंसान नहीं, दरिंदा हो, भेड़िया हो। मारा मुझे चाबक, मैं इस जिंदगी से निजात पा सकूं। बूढ़ा अपनी बेटी को याद करके सिसकियां भर कर रोने लगा। मारिया समझ गई कि पुराने मकान में उसकी बेटी को उस दरिंदे ने कैद कर रखा है। ये एक अजीब मुहिम्मा था। मारिया जानती थी जब वो बूढ़े से बात करेगी तो वो बहुत परेशान होगा। उस पर खौफ भी तारी हो सकता है क्योंकि वो उसे नजर नहीं आएगी। लेकिन मामला इतना नाजुक था कि मारिया उससे बात करना चाहती थी। उससे पूछना चाहती थी कि ये डॉक्टर कौन है, ये दरिंदा क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है। बूढ़े ने जब देखा कि जालिम डॉक्टर चाबुक लेकर आगे नहीं आया तो उसने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की। फिर बोला, कौन है? मारिया ने करीब आते हुए कहा, बाबा मैं एक औरत हूँ, मगर खौफजदा बिल्कुल ना होना। मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ। मुझ में और तुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि मैं तुम्हें नजर नहीं आ सकती। बूढ़ा पहले तो डर गया, मगर उस पर इतने जुल्म हुए थे कि वो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका था। उसने कोहनी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम अगर भूत भी हो तो खुदा के लिए मुझे खा जाओ ताकि इस जिंदगी से निजात मिले। मारिया ने कहा, मैं भूत नहीं हूँ, मेरा नाम मारिया है। लेकिन अभी इन बातों को छोड़ो और मुझे बताओ कि यह दरिंदा कौन सा है। तुमको इसने यहाँ जंजीरों में क्यों जकड़ रखा है? बूढ़े ने कहा, मारिया तुम्हें यह दर्दनाक कहानी सुनाने का क्या फायदा, जबकि तुम मेरी और मेरी बच्ची की कोई मदद नहीं कर सकती। मारिया बोली, मैं तुम्हारी मदद करने ही यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारी बेटी से भी मिल चुकी हूँ। बूढ़ा बेताब होकर बोला, क्या तुम एलिस से मिली हो? मेरी बेटी कैसी है? उस जालिम ने उसका भी बुरा हाल कर दिखा होगा। क्या वो जिंदा है? वो मुझे याद करती थी। मारिया ने कहा, मैंने तुम्हारी बेटी से कोई बात नहीं की, सिर्फ उसे पुराने मकान के एक बंद कमरे में बिस्तर पर लेटे देखा है।
मारिया ने बूढ़े को ये ना बताया कि उस भेड़िए ने एलिस को भी चाबुक से बहुत मारा था। ये सुनकर उसे बहुत तकलीफ होती। बूढ़ा अपनी बच्ची के बारे में बहुत परेशान था। मारिया ने उसे बताया वो कुछ बीमार सी लगती थी, बहरहाल वो जिंदा है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ उसे भी मुसीबत से निजात दिला दूंगी। मुझे ये बताओ कि यह दरिंदा कौन सा है। बूढ़े ने कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये शख्स हमारे मकान के साथ आकर रहने लगा था। इसने अपने आप को डॉक्टर जाहिर किया था। ये अकेला अपने घर में तजुर्बे करता रहता था। इसने मेरी बेटी से शादी की दरख्वास्त की। मैंने इनकार न किया, सोचा नौजवान आदमी है, डॉक्टर है, मेरी बेटी इसे पसंद न करती थी। शायद एलिस ने उसे एक रोज़ अपने कमरे में एक खरगोश की गर्दन में शगाफ करके उसका खून पीते देख लिया था। एलिस उससे नफरत करने लगी। डॉक्टर ने अपने तजुर्बे जारी रखे। वो कोई ख़ास किस्म की दवाई बना रहा था जिसको पीकर वो भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर सकता था। चुनाचे एक रोज़ वो ये दवाई बनाने में कामयाब हो गया। उसी रोज़ उसने मुझे उस खंडर में लाकर कैद कर दिया। मेरे मकान पर कब्जा करके एलिस को कमरे में बंद कर दिया। वो अपनी तजर्बा गाह साथ वाले मकान से उठाकर किसी दूसरी जगह ले गया। अब वो हर तीसरे दिन भेड़िए की शक्ल में आता है, मेरी बेटी पर भी जुल्म करता है और मुझे भी बेरहमी से पीटता है। मेरी तो अब ये ख्वाहिश है कि कोई मुझे आकर ये खबर सुनाए कि मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया है। ये खबर सुनकर मैं भी मर जाऊं ताकि इस अजियत से निजात हासिल हो। मारिया ने कहा, मैंने जो जगह देखी है जहाँ ये खबीस डॉक्टर शैतानी तजर्बे करता है, इसने मेरे सामने एक दवाई पी जिसके बाद इसका चेहरा भेड़िए का बन गया। मैं रात से इसका ताक़ुब कर रही हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बूढ़े ने कहा, ऐसा कभी ना सोचना मेरी बच्ची, ये शख्स बड़ा ताकतवर है, कोई इसे हलाक नहीं कर सकता। मारिया ने कहा, तुम परेशान ना हो बाबा, ये काम तुम मेरे सुपुर्द कर दो, मैं इस शैतान से ज़रूर इंतकाम लूँगी। उसके बाद मारिया ने बूढ़े की जंजीरें खोल दी और उसे उठाकर एक लकड़ी के तख्त पोश पर लिटा दिया। उस पर कंबल डाला, उसे पानी पिलाया और कहा, मैं वापस जाकर किसी सवारी का इंतज़ाम करके आऊँगी और तुम्हें एलिस के पास पहुँचा दूँगी। बूढ़े ने कांपते हुए कहा, नहीं नहीं बेटी, जब तक ये शैतान जिंदा है मुझे मेरी बच्ची के पास मत ले जाना, नहीं तो ये जालिम शख्स मेरी बच्ची को जिंदा ना छोड़ेगा। मारिया ने कहा, घबराओ नहीं बाबा, मैं सबसे पहले इस शख्स का खात्मा करूंगी, अब तुम यहाँ आराम करो, मैं दिन में किसी वक्त आऊंगी। मारिया पुरानी जेल वाले खंडर से बाहर आ गई। बाहर अब दिन की रोशनी फैल रही थी और वो बस्ती के बाहर वाले एलिस के मकान की तरफ चल पड़ी। एक जगह उसे एक घोड़ा चरता नजर आया। मारिया उसके करीब आई, उसे पिचकारा। घोड़े ने सर घुमाकर देखा, उसे पिचकारने वाला इंसान नजर न आया। मारिया एकदम से घोड़े पर सवार हो गई और उसे बड़ी महारत से जकड़कर बागें खींच लीं। घोड़ा कुछ देर तक तो थर थर कांपता रहा, फिर वो सरपट भाग उठा। मारिया दिन निकलने से पहले पहले एलिस के मकान पर पहुंच गई। उसने घोड़े को छोड़ दिया और एलिस के कमरे के बाहर आकर ताला खोलने की कोशिश करने लगी। उसने ताला हाथ में पकड़कर जोर से मरोड़ा, वो टूटकर उसके हाथ में आ गया। ताला टूटने की आवाज़ अंदर पलंग पर नीम मुर्दा एलिस ने सुनी तो अपनी कमज़ोर आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला और अपने आप बंद हो गया। वो सहम गई, ये कौन अंदर आया था कि जो दिखाई नहीं दे रहा था। मगर मुसीबतें और अज़ियतें सहते सहते वो इस कदर पत्थर हो गई थी कि मौत अगर भूत बनकर भी आती तो वो उसे ज़रूर कबूल कर लेती। खिड़कियों के शीशों में से दिन की रोशनी कमरे में आने लगी थी। मारिया एलिस के पलंग के करीब आकर खड़ी हो गई। फिर उसने कुर्सी घसीटकर पलंग के करीब की और उस पर बैठ गई। अब एलिस के चेहरे पर खौफ से पसीना आ गया। कमरे में कोई भूत आ गया था। उसके होंठ कपकपाने लगे। मारिया उसे ज़्यादा खौफज़दा नहीं करना चाहती थी। उसने आहिस्ता से कहा, एलिस। एलिस के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। कौन है? मारिया ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो, मुझसे डरो नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं कोई बदरू भी नहीं हूँ, मेरा नाम मारिया है, मैं एक रूह हूँ, एक इंसान हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ, मैं तुम्हारे बाप से अभी अभी मिलकर आ रही हूँ। एलिस ने जल्दी से पूछा, मेरे बाबा का क्या हाल है? एलिस की आंखों में आंसू थे। मारिया ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, वो सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान है, मगर अब तुम दोनों की परेशानी के दिन ख़त्म हो गए हैं। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। वहशी डॉक्टर इंसान नहीं, एक भेड़िया है। मैं तुम लोगों को उसके जुल्म से निजात दिलाने आई हूँ। एलिस ने कहा, मारिया बहन, तुम मुझे नज़र क्यों नहीं आती? तुम ज़रूर कोई रूह हो। मारिया ने कहा, तुम्हें इस किस्म के सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं। तुम यही समझ लो कि मैं एक इंसान हूँ, रूह नहीं हूँ, और सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, वगरना मुझे तुम्हारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मारिया ने बावर्ची खाने में जाकर कॉफ़ी बनाई, डिब्बे में से बिस्किट और डबल रोटी निकाली और एलिस को नाश्ता कराया। उसका मुंह हाथ धुलाया। उसके जिस्म पर चाबक के ज़ख्मों के निशान थे। मारिया ने उन ज़ख्मों पर दवाई लगाई और एलिस को आराम से लिटाकर कहा, तुम आराम करो, अब मैं उस भेड़िए इंसान की तलाश में जाती हूँ। वो जिस किले में रहता है मैं उस जगह से वाकिफ़ हूँ, मैं अब वहाँ जाती हूँ। एलिस ने कहा, बहन मारिया, अब वो किले में नहीं गया होगा। किले में वो सिर्फ रात को जाता है, दवाई पीकर भेड़िया बन जाता है। दिन के वक्त दवाई का असर ख़त्म हो जाता है तो वो फिर से आदमी की शक्ल में आ जाता है। इस वक्त वो लंदन शहर के मशरकी इलाके में अपनी दुकान में मरीजों का इलाज कर रहा होगा। वहाँ वो नेक दिल डॉक्टर बनकर दिन गुजारता है। मारिया बड़ी हैरान हुई कि ये कैसा इंसान है जो रात को भेड़िया बनकर इंसानों पर जुल्म ढाता था और दिन को शरीफ डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करता है। उसने एलिस से डॉक्टर के मतब का पूरा पता ले लिया। जाने से पहले उसने एलिस से पूछा, वो यहाँ किस रोज़ आएगा?
एलिस ने कहा वो परसों रात को भेड़िया बनकर आएगा, वो 2 दिन जरूर नागा करता है। मारिया मकान से निकलकर सड़क पर आकर रुक गई। वो रात भर की मसरूफियत से बहुत थक गई थी और अब किले में जाकर आराम करना चाहती थी। चुनाचे वो पैदल ही चलती हुई किले में आ गई। खाना खाकर उसने गुस्ल किया और सो गई। दोपहर के बाद वो सोकर उठी तो बिल्कुल ताज़ा दम थी। दोपहर का रंग सुनहरा होने लगा था, दिन ढलना शुरू हो गया था। मारिया ने गर्म कपड़े पहने और किले से निकलकर शहर जाने वाली सड़क पर आकर खड़ी हो गई। शहर वहां से काफ़ी दूर था, वो पैदल नहीं जा सकती थी, उसे किसी सवारी की ज़रूरत थी। उस सड़क पर से सवारियां गुजरा करती थी। अब सवाल ये था कि वो तो किसी को दिखाई नहीं देती थी, तो फिर किसी बग्गी को वो किस तरह इशारा करके खड़ी करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझ गई। उसने ये देखा कि एक दरख्त जो ज़्यादा मजबूत नहीं था सड़क के किनारे खड़ा था। मारिया दरख्त के करीब गई। उसने अपनी गैबी ताकत को एक जगह इकट्ठा किया, दोनों हाथ दरख्त के तने पर रखे और जोर लगाना शुरू कर दिया। दरख्त उखड़ने लगा। आखिर वो एकदम जड़ से उखड़कर धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ा। मारिया सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठकर बग्गी का इंतजार करने लगी। उसे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा और दूर से एक घोड़ा गाड़ी यानी बंद बग्गी आती नजर आई। कोचवान ने जो सड़क पर एक दरख्त गिरा देखा तो बागें खींच ली। बंद बग्गी रुक गई। उसमें सवारियां भी बैठी थी। कोचवान गालियां देता नीचे उतरा। सवारियों को बुलाते हुए कहने लगा, मर्द बाहर निकलकर दरख्त उठाने में मेरी मदद करें, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं जा सकेगी। 2 आदमी बुड़बुड़ाते हुए बग्गी से बाहर आ गए। उन्होंने मिलकर दरख्त को उठाया और सड़क के बाहर फेंक दिया। सब सवारियां दोबारा बग्गी में सवार हो गई। इस दौरान में मारिया बग्गी के छत पर सामान के बीच में आराम से बैठ चुकी थी, क्योंकि बग्गी के अंदर थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। कोचवान भी बुड़बुड़ाता हुआ, थूकता, गालियां देता और ऊपर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसने चाबक लहराई और घोड़े दौड़ने लगे। मारिया जहां बैठी थी वो जगह कोचवान के बिल्कुल पीछे थी। बग्गी शहर लंदन की तरफ कच्ची सड़क पर हिचकोले खाती भागी जा रही थी। चाबक कोचवान के हाथ में था। उसने सर पर जो हैट पहन रखा था उसकी 2 डोरियां दाएं बाएं कानों के नीचे लटक रही थी। मारिया ने सोचा कि कोई शरारत करनी चाहिए ताकि सफ़र दिलचस्पी से तय हो। उसने कोचवान के हैट की एक डोरी पकड़कर खींची। कोचवान ने सर को झटक कर बाएं जानिब देखा, फिर हैट की सर पर अच्छी तरह से जमा लिया। मारिया ने अब दूसरी डोरी खींची। कोचवान ने पलट कर देखा, वहां भी कोई नजर न आया। उसने अपने आप को एक मोटी सी गाली दी और गुस्से में घोड़ों पर चाबक बरसाने लगा। एक बार फिर मारिया ने डोरी खींची तो कोचवान कुछ परेशान सा हो गया। उसने हवा में चाबक लहराकर हवा को एक गाली दे दी। मारिया को यूं महसूस हो रहा था जैसे ये सारी गालियां उसे दी जा रही हैं। उसको भी गुस्सा आ गया। उसने जोर से हाथ मारकर कोचवान का हैट उड़ा दिया। कौन गधा ये शरारत कर रहा है? मारिया हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ कोचवान ने भी सुन ली थी, मगर वो घबरा गया। समझ गया कि कोई भूत किस्म की शय उसके सर पर सवार हो गई है। मारिया ने अब कोचवान की गंजी खोपड़ी पर एक धप मारी। उसने बग्गी रोक ली। नीचे उतरकर सवारियों से कहा, गाड़ी में भूत आ गया है। पीछे जाकर उसने जमीन पर गिरा हुआ हैट उठाया, उसे झाड़कर सर पर जमाया और सवारियों से कहा, तुम में जरूर कोई भूत है। भूत सामने आ जाए, नहीं तो मैं बग्गी आगे नहीं चलाऊंगा। सवारियों ने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की, मगर कोचवान टस से मस न हुआ। आखिर एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम बग्गी नहीं चलाओगे तो मैं इसे चला लूंगा। मैंने 10 बरस तक कोचवानी की है। अब तो कोचवान के हाथ पैर फूल गए। बग्गी हाथ से जाती नजर आ रही थी। सारे लोग उसके खिलाफ थे और नौजवान से कह रहे थे कि हाँ हाँ तुम बग्गी चलाओ, हम देखेंगे ये तुम्हें कैसे रोकता है। लाचार होकर कोचवान अपनी ऊंची सीट पर बैठ गया। बुड़बुड़ाते और अपने आप को गालियां देते हुए उसने जोर से घोड़ों को चाबक मारी और बग्गी को आगे बढ़ाया। मारिया ये सारा खेल दिलचस्पी से देख रही थी। उसने शहर पहुंच तक कोचवान को कुछ न कहा। शाम हो चुकी थी जब गाड़ी शहर के सराय के बाहर जाकर रुक गई। वहां कोचवान बढ़ बढ़कर डींगे मारने लगा। रास्ते में एक भूत मिल गया था। मैंने भी उसे एक ऐसी पटखनी दी कि फौरन सर पर पाँव रखकर भाग गया। भला मेरे सामने कोई भूत ठहर सकता है? सराय के बाहर खड़े लोग उसकी बहादुरी के कायल हो रहे थे। मारिया वहां से चलने ही वाली थी। उसने कोचवान की डिंगे सुनी तो पलटकर कोचवान की पीठ पर जोर से लात मारी। कोचवान मुंह के बल गिर पड़ा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कोचवान हक्का बक्का होकर लोगों को तकने लगा। ये तुम्हारी शरारत थी, तुमने मुझे लात मारी थी। और वो एक नौजवान से लड़ाई करने लगा। मारिया को एलिस ने शैतान डॉक्टर का जो एड्रेस बताया था वो सीधी उसी मोहल्ले में आ गई। ये एक पुराना और गुंजान आबाद मोहल्ला था, जहाँ गंदी गंदी गलियाँ थीं और बोसीदा मकान एक दूसरे के ऊपर झुके हुए थे। बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। मालूम होता था कि यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। अक्सर मकानों पर अंधेरा छाया था। एक छती हुई गली से गुजरकर मारिया एक मकान के सामने जाकर खड़ी हो गई। मकान के बाहर डॉक्टर पोटोसमस के नाम की तख्ती लगी हुई थी। एलिस ने उसका नहीं नाम बताया था। मकान का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे को जोर से धकेला। दरवाज़ा अंदर को खुल गया। वही किले की रात वाला ऊंचा लंबा अच्छी खासी शक्ल वाला उधेड़ उम्र डॉक्टर शैतान कुर्सी पर बैठा एक मरीज के सीने पर टूटी लगाए उसे देख रहा था। उस वक्त उसके चेहरे पर बड़ी मुलायमत और हमदर्दी थी, जबकि रात वो भेड़िए की शक्ल में इंसानियत पर जुल्म और सितम ढा रहा था और गरीब बेबस औरत और मजलूम बूढ़े को चाबकों से मार रहा था। बहरहाल ये एक शैतानी रूह थी जिसने नेक दिल इंसान का लिबादा ओढ़ रखा था।
दरवाज़ा ज़रा सा खुला तो डॉक्टर ने उन्हें आंखें उठाकर देखा, उसे कोई भी दिखाई न दिया। उसने नौकर को आवाज़ दी, पीटर, पीटर कहाँ हो तुम? एक कुबड़ा बदशक्ल नौकर उसके पास आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखकर कहा, यह दरवाज़ा अपने आप क्यों खुल गया? क्या बाहर हवा चल रही है? कुबड़े ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं जनाब, बाहर तो ज़रा सी भी हवा नहीं चल रही। फिर यह दरवाज़ा किसने खोला? क्या अंदर भूत आ गया है? भूत का नाम सुनकर मरीज की जान हवा हो गई। उसने दाएं बाएं खौफ भरी नज़रों से देखा और उठकर बाहर को भाग गया। डॉक्टर ने कुबड़े से कहा, बदतमीज़ बदशक्ल आदमी, तुमने काला इल्म किस दिन के लिए पढ़ा था? अपने इल्म के जोर से मालूम करो कि अंदर कौन आया है। कुबड़े नौकर की आंखों में शैतानी चमक पैदा हुई। उसने सर को एक तरफ झुकाकर फिजा में कुछ सूंघने की कोशिश की और दरवाजे के पास आकर और ज्यादा झुककर सूंघने लगा। मारिया जल्दी से परे हटकर खड़ी हो गई। ये कमबख्त तो उसके सर पर ही चढ़ा रहा था। अचानक कुबड़े ने नाक सुकेड़कर कहा, मालिक, कमरे में कोई इंसान मौजूद है। डॉक्टर चौंक कर खड़ा हो गया। क्या कहा? इंसान मौजूद है? यानी हमारे अलावा भी कोई इंसान मौजूद है? हाँ जनाब, मेरा इल्म कभी झूठ नहीं बोलता। यहाँ एक ऐसा इंसान मौजूद है जो हमारी तरह से सांस ले रहा है। मैं उसके सांसों की आवाज़ सुन रहा हूँ। मारिया ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगी। ये कमबख्त तो सब कुछ जान गया था। उसके पास तो बड़ा खतरनाक इल्म था। मारिया कुछ परेशान सी हो गई कि कहीं उसके आसपास आकर उसे एकदम से चिमट ना जाए। डॉक्टर शैतान परेशान सा हो गया। उसने कुबड़े से कहा, यह इंसान नजर क्यों नहीं आता? क्या ये कोई रूह है? क्या इसके पास कोई खुफिया जादू है? कुबड़ा बराबर फिजा में मारिया के सांसों की आवाज़ सुन रहा था। कहने लगा, जनाबे वाला, मुझे ये कोई औरत लगती है। औरत जवान है और बड़े सुकून से सांस ले रही है। वो इस वक्त कमरे में मौजूद है। डॉक्टर शैतान घबराकर कुर्सी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो तुम पीटर? क्या तुम्हें यकीन है कि इस कमरे में एक ऐसी नौजवान औरत है जो हमें दिखाई नहीं दे रही? कुबड़े नौकर ने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल यकीन है जनाब, औरत गैबी शय है और वो इस कमरे में इस वक्त मौजूद है। मेरा काला इल्म कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर दरवाजे के पास आकर और ज्यादा झुककर सूंघने लगा। मारिया जल्दी से परे हटकर खड़ी हो गई। ये कमबख्त तो उसके सर पर ही चढ़ा रहा था। डॉक्टर शैतान ने डंडा उठाकर उसे देते हुए कहा, क्या तुम ये डंडा उसके सर पर मारकर उससे बेहोश कर सकते हो? कुबड़े ने डंडा लेकर कहा, कोशिश करूंगा जनाब। फिर वो जरा हिचकिचाया और बोला, जनाब, कोई पता नहीं कि ये औरत गैबी क्या शय है। हो सकता है ये पुराने ज़माने की कोई रूह हो जिसने गैबी इंसान का रूप बदल लिया हो। डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा, फिर क्या हुआ? तुम मेरे हुक्म की तामील करो। इस गैबी औरत को मार मार कर बेहोश कर दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसे पकड़कर रस्सियों से बांधकर मेरे हवाले कर दो। मैं इसे ऐसा टीका लगाऊंगा कि बेहोश हो जाएगी। फिर मैं इस पर अपना तजुर्बा करूंगा। इसे औरत से बंदरिया या रीछनी बना दूंगा। मारिया उछल पड़ी। ये बदबख्त नामराद डॉक्टर उसे भी अपनी तरह जानवर बनाना चाहता था। वो मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार होगी। उसने फैसला कर लिया कि अगर कुबड़े ने उसके सांस के अंदाजे से उसकी जानब कदम बढ़ाया तो वो उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। कुबड़े ने डंडा पकड़ लिया और कदम कदम उस जानिब बढ़ने लगा जिधर से मारिया की सांसों की आवाज़ उसे हल्की हल्की आ रही थी। ये आवाज़ डॉक्टर नहीं सुन सकता था, सिर्फ कुबड़ा शैतान अपने काले इल्म की वजह से महसूस कर रहा था। वो मारिया के बिल्कुल करीब आ गया। मारिया परे हट गई। वो जिधर जिधर जा रही थी कुबड़ा उसके सांसों की आवाज़ सुनकर उधर को ही चला आ रहा था। एक बार तो वो बिल्कुल उसके सर पर पहुंच गया। मारिया घबराकर पीछे हटी तो एक अलमारी से टकरा गई जिसके ऊपर रखा हुआ तांबे का गुलदान नीचे गिर पड़ा। कुबड़े शैतान ने उछलकर कहा, देखा आपने जनाब, गैबी औरत अलमारी से टकरा गई है। वो मेरे डंडे से भाग रही है मगर मैं उसे भागने नहीं दूंगा। आप दूसरी तरफ से आकर उसे पकड़ लें। वो एक अलमारी के साथ खड़ी है। डॉक्टर शैतान भी होशियार हो गया, लेकिन वो एक ऐसी शय को पकड़ते हुए घबरा रहा था जो उसे नजर नहीं आ रही थी। खुदा जाने उसके हाथ में पिस्तौल हो कि जिससे वो उसे हलाक कर दे। मगर कुबड़ा बिल्कुल नहीं डर रहा था। वो तो सचमुच मारिया के बिल्कुल करीब आ गया। मारिया उन दो शैतानों में फंस कर रह गई थी। उसने हमला करने का फैसला कर लिया। जो ही कुबड़ा शैतान डंडा लेकर मारिया की तरफ बढ़ा, मारिया ने मेज पर रखा हुआ एक पत्थर का छोटा सा बुत उठाया और कुबड़े के सर पर दे मारा। कुबड़ा एक चीख मारकर जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। डॉक्टर शैतान उछलकर परे हट गया। मारिया ने वही बुत उठाकर डॉक्टर के कदमों पर जोर से फेंक दिया। बुत पाश पाश हो गया। इतने में एक औरत अंदर आ गई। वो कोई मरीजा थी और डॉक्टर से दवाई लेने आई थी। उसने जो कमरे में कुबड़े को खून में लथपथ जमीन पर पड़े देखा तो चीख मारकर बाहर भागने लगी। डॉक्टर ने लपक कर उसे गर्दन से पकड़ लिया और कहा, खबरदार अगर बाहर जाकर किसी को कुछ बताया, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट कर फेंक दूंगा। औरत की आंखें उबल पड़ी। डॉक्टर ने उसे छोड़ दिया। वो बाहर को भाग गई। डॉक्टर ने कुबड़े को हिला जुलाकर देखा। वो मर चुका था। मारिया ने डॉक्टर से कोई बात ना की। वो उससे भी बात नहीं करना चाहती थी। वो उसकी दवाई का राज मालूम करना चाहती थी। डॉक्टर ने लाश पिछले कमरे में ले जाकर छुपा दी। मारिया भी उसी कमरे में आ गई। अब रात पड़ गई थी। कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी। शैतान डॉक्टर ने कुबड़े की लाश को एक तहखाने में फेंक दिया और खुद लिबादा उड़कर मकान से बाहर आ गया। मारिया उसके पीछे पीछे चल पड़ी। एक जगह बग्गी खड़ी थी। शैतान भेड़िया उस बग्गी पर सवार हो गया। उसने घोड़ों को चाबुक मारी। घोड़े गली की पथरीली सड़क पर सरपट दौड़ने लगे। मारिया बग्गी में सवार हो चुकी थी। ये बग्गी एक वीरान सी जगह पर एक उजड़ी हुई सराय के बाहर रुक गई। शैतान भेड़िया उतरकर सराय के अंदर आ गया।
उस सराय में कोई भी मुसाफिर नहीं ठहरा हुआ था। एक पुरानी सी कोठली के दरवाजे पर ताला लगा था। शैतान भेड़िए ने जेब से चाबी निकालकर ताला खोला। अंदर जाकर मोमबत्ती जलाकर एक मेज़ पर रखी और एक बोसीदा अलमारी को खोलकर उसमें से कुछ चीज़ें निकालने लगा। मारिया ने गौर से देखा, वो एक बक्स में से 2 चमकदार छुरियां निकालकर लिबादे में छुपा रहा था। मारिया होशियार हो गई। ये वहशी दरिंदा ज़रूर किसी को कत्ल करने जा रहा था। छुरियों पर उसने कोई दवाई भी लगाई रखी थी। शायद ये कोई जहर था। सराय से निकलकर वो बग्गी में सवार हुआ और उसी मकान की तरफ चल पड़ा जहाँ एलिस रहती थी। मारिया उसके साथ साथ थी। उस पुरानी सराय से निकलते हुए शैतान डॉक्टर ने एक शीशी में से कोई स्याह रंग की दवाई भी पी ली थी। ये वही दवाई थी जिसे पीकर वो इंसान से भेड़िया बन जाता था। जिस वक्त ये शैतान डॉक्टर एलिस के मकान में दाखिल हुआ तो वो इंसान से भेड़िया बन चुका था। उसके माथे पर बाल उग गए थे और दांत बाहर को निकल पड़े थे। एलिस के कमरे में जाकर उसने देखा कि एलिस बड़े आराम से बिस्तर पर लेटी है। उसके ऊपर किसी ने गर्म लिहाफ डाल रखा है। मेज़ पर कॉफ़ी की प्याली और बिस्किट रखे हैं। शैतान भेड़िया गुर्राया। एक हाथ मारकर उसने बिस्किट की प्लेट और कॉफ़ी का प्याला दूर फेंक दिया। एक छनाके की आवाज़ के साथ ये दोनों चीज़ें टूट फूट गईं। अब उसने लिबादे में से 2 छुरियां निकालकर दोनों हाथों में पकड़ ली और आहिस्ता आहिस्ता एलिस की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। एलिस उसकी शक्ल और उसके हाथों में छुरियां देखकर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे न मारो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। वो समझ गई थी कि उसका आखिरी वक्त आ गया है और अब दुनिया की कोई ताकत उसे उस दरिंदे से नहीं बचा सकती। एलिस ने मारिया को बहुत याद किया। भेड़िया छुरियां हाथों में लिए एलिस के सिरहाने आकर रुक गया और अपनी शैतानी वहशी आंखों से एलिस को झुक कर देखने और गुर्राने लगा। एलिस के मुंह से निकल गया, मारिया तुम कहाँ हो मेरी बहन। मारिया के भी मुंह से निकल गया, मैं आ गई हूँ एलिस, घबराओ नहीं। इस गैबी आवाज़ पर भेड़िया उछलकर पीछे हट गया। मारिया उसके करीब ही खड़ी थी। उसके हाथ से छुरियां छीन लेने की तरकीब वो सोच रही थी। शैतान भेड़िए ने वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा और अचानक छुरियों वाले दोनों हाथ ऊपर उठाए। चाहता ही था कि एक ही वार से एलिस का खात्मा कर दे कि मारिया ने आगे से अपनी लात उसके सीने पर जोर से मारी। शैतान भेड़िया पुश्त के बल फर्श पर गिर पड़ा। मारिया की लात में 6 आदमियों की ताकत आ गई थी। छुरियां उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। शैतान भेड़िया भी बड़ा ताकतवर था। वो तेजी से उठा और छुरियों की तरफ लपका, मगर उसके पहुंचने से पहले ही दोनों छुरियां मारिया ने गायब कर दी थी। अब शैतान भेड़िया मारिया के रहमो करम पर था। एलिस बिस्तर पर उठकर कांपते हुए ये खूनी खेल देख रही थी। भेड़िया इंसान चारों तरफ उछल कूद कर रहा था ताकि मारिया के हमले से बच सके, मगर मारिया के हमले से बचना उसके बस में नहीं था। वो बड़े सुकून से छुरी पकड़े एक तरफ खड़ी इंतजार कर रही थी कि वो ज़रा रुके और छुरी उसके सीने से पार कर दे। और फिर ऐसा ही हुआ। जो ही भेड़िए इंसान ने ज़रा सा रुक कर एलिस का गला दबाकर उसे हलाक करना चाहा, वो ज़रा आगे बढ़ा। मारिया ने हाथ उठाकर पूरी ताकत से छुरी भेड़िए इंसान के सीने में उतार दी। कमरे में फ़िज़ा में एक ऐसी चीख बुलंद हुई जो एक भेड़िए की चीख थी। उसमें इंसानी चीख की बिगड़ी हुई तकलीफ दे आवाज़ भी शामिल थी। एलिस तड़प कर बिस्तर से नीचे जा गिरी। भेड़िया इंसान सीने पर हाथ रखे कमरे में गर्दिश करने लगा। मारिया ने मौका देकर एक और वार कर दिया। ये वार भेड़िए इंसान की गर्दन पर किया गया। उसकी गर्दन से खून का फवारा उबल पड़ा और दूसरा वार मारिया ने एक बार फिर उसके सीने पर किया। इन छुरियों में जहर भी मिला हुआ था। जहर का असर बहुत तेज़ निकला। भेड़िया इंसान ज़मीन पर गिर पड़ा और उसका जिस्म थरथराने लगा। आंखें जहर के असर से बाहर को उबल पड़ीं। वो भेड़िए से इंसान की शक्ल में आना शुरू हो गया और जब उसका दम निकल गया तो वो डॉक्टर पोटोसमस की शक्ल में वापस आ चुका था और उसके चेहरे पर बड़ा सुकून था। ऐसे लगता था जैसे वो किसी अजाब से निजात हासिल कर गया हो। एलिस ने कांपती आवाज़ में कहा, मारिया, मारिया बहन। मारिया ने कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ एलिस। मैंने इस शैतान को ख़त्म कर दिया है। अब ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। अगर मैं आज इसे हलाक न करती तो ये तुम्हें कत्ल कर चुका होता। एलिस बिस्तर पर बैठ गई। वो खौफजदा थी। उसका चेहरा जर्द था और माथे पर पसीने के कतरे मोमबत्ती की रोशनी में झिलमिला रहे थे। उसने कहा, मारिया बहन, मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरी ज़िंदगी बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस दरिंदे की मौत ने मेरी और मेरे बाप की ज़िंदगी के बहुत बड़े अजाब को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। मारिया ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे बाप को भी लेकर अभी आती हूँ। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तुम घबराना नहीं, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। एलिस ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मारिया ने भेड़िए इंसान की लाश उठाकर बाहर बाग के एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी और बग्गी में सवार होकर एलिस के बाप को लेने चल दी। रात की खामोशी में उसकी बग्गी के घोड़ों की आवाज़ दूर तक गूंज रही थी। पुरानी जेल की इमारत में एलिस का बाप कंबल ओढ़े लेटा अपनी बेटी को याद कर रहा था और मारिया का इंतजार भी कर रहा था। इतने में उसे बाहर बग्गी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। फिर दरवाज़ा किसी ने खोल दिया। बूढ़े ने चेहरा उठाकर कहा, मारिया बेटी, क्या ये तुम हो? मारिया ने कहा, हाँ बाबा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैंने शैतान दरिंदे को हलाक करके तुम्हें और तुम्हारी बेटी एलिस की ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया है। मेरे साथ चलो, एलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। मारिया ने बूढ़े को बग्गी में बिठाया और साथ लेकर एलिस के पास आ गई। एलिस बाप से लिपट कर रोने लगी। दोनों बाप बेटी देर तक आंसू बहाते रहे। फिर उन्होंने मारिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया।
ماریا نے کہا بابا میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے, اب تم لوگ یہاں آرام و سکون کی زندگی بسر کرو, میں جاتی ہوں. مجھے بھی اپنے 2 بھائیوں کی تلاش ہے جو مجھ سے بچھڑ گئے ہیں. بہرحال میں کبھی کبھی یہاں کر تمہاری خیریت دریافت کرتی رہوں گی. بوڑھے نے عاجزی سے کہا بیٹی ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہ بھول سکیں گے. مگر میری بچی تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم کون ہو, کس کی روح ہو اور کہاں سے آئی ہو. ماریا نے ہنس کر کہا بابا میں کسی کی روح نہیں ہوں, میں بھی تمہاری طرح سے انسان ہوں اور تمہاری طرح سوتی جاگتی اور کھاتی پیتی ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ تم لوگ نظر آتے ہو, میں نظر نہیں آتی. اچھا خدا حافظ. ماریا چلی گئی. وہ بگی میں سوار ہو کر واپس اپنے قلعے میں آ گئی. دوسرے روز وہ دیر تک سوتی رہی. شام کو وہ لندن شہر میں آ گئی. اس نے بازاروں میں گھومتے پھرتے لوگوں کی شکلوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا. اسے یقین تھا کہ ناگ یا امبر اسے وہیں کہیں نہ کہیں ضرور مل جائیں گے. یوں ہی گھومتے پھرتے ماریا شہر کی بندرگاہ پر آ گئی. یہاں بہت سے چھوٹے بڑے بادبانی اور جہاز کھڑے تھے. لوگوں کی خوب چہل پہل تھی. ماریا نے سوچا کیوں نہ ان جہازوں پر چل کر دیکھا جائے, شاید کہیں مسافروں میں ناگ یا امبر دکھائی دے جائیں. وہ ایک جہاز کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر رچے پر آ گئی. یہاں لوگ اپنا اپنا سامان ٹھیک کر رہے تھے. معلوم ہوا کہ یہ جہاز کسی شہر کو جانے والا ہے. ماریا مسافروں کو غور سے دیکھتی جہاز کے نچلے والے عرصے پر آ گئی. یہاں بھی مسافر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کھا پی رہے تھے. ماریا نے ایک ایک کیبن میں جھانک کر دیکھنا شروع کر دیا. اچانک اسے ایک آدمی پر امبر کا شبہ ہوا. یہ آدمی سر پر ایک گٹھلی اٹھائے ایک راہداری کی طرف جا رہا تھا. جس وقت ماریا اس کے قریب پہنچی وہ ایک کوٹلی میں داخل ہو چکا تھا. ماریا بھی اس کے ساتھ ہی کوٹلی میں داخل ہو گئی. اس آدمی نے جب گٹھلی سر پر سے اتار کر کونے میں پھینکی تو ماریا نے ہلکی ہلکی روشنی میں دیکھا کہ وہ کوئی دوسرا آدمی تھا, امبر نہیں تھا. ماریا کو بڑا افسوس ہوا. وہ بھی باہر نکلنے کے بارے میں غور ہی کر رہی تھی کہ وہ آدمی کوٹلی سے باہر چلا گیا. اس نے جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر کے تالا لگا دیا. ماریا نے چونک کر دیکھا. اسے خطرے کا احساس ہوا مگر اسے اپنی طاقت پر پورا بھروسہ تھا. وہ دروازے کے پاس آ گئی. یہ دیکھ کر وہ پریشان ہوئی کہ دروازہ لوہے کی بہت موٹی اور مضبوط چادر کا تھا. اس نے بہت زور لگایا مگر دروازہ اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہ ہلا. اب تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اس نے زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے. شاید آواز سن کر کوئی آ جائے, دروازہ کھولے اور وہ جلدی سے باہر نکل آئے. مگر وہ دروازہ ایسا تھا کہ اس کی آواز ہی پیدا نہیں ہوتی تھی. ماریا گھبرا گئی. اب کیا کرے؟ اتنے میں اسے جہاز کے دخانی انجنوں کے چلنے کی آواز سنائی دی. جہاز چل پڑا تھا. وہ دروازے کو اور زیادہ زور زور سے بجانے لگی مگر وہ سٹور روم تھا, وہاں کوئی نہیں آتا تھا. مسافر کافی دور اپنے اپنے سامان کے پاس بیٹھے تھے یا اوپر عرصے پر کھڑے جہاز کے روانہ ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے. جہاز بندرگاہ سے چل کر کھلے سمندر میں آ گیا اور اس نے مصر کی بندرگاہ اسکندریہ کا رخ پکڑ لیا. جہاز کے سٹور روم میں ماریا بے بسی کی حالت میں سامان کے پاس بیٹھ گئی. یہاں لکڑی کے بڑے بڑے ڈبوں میں سیب, ناشپاتیاں, خشک میوے اور سبزیاں اور شربت کی بوتلیں بھری ہوئی تھی. ماریا سمجھ گئی کہ جب تک جہاز کسی بندرگاہ پر نہیں رکتا وہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی. مجبوراً اس نے ایک پیٹی کو توڑ کر سیب نکالے اور کھانے لگی. دوستو آپ کو معلوم ہی ہے کہ امبر ایک امیر بوڑھے کپتان جارج کے مال بردار جہاز پر لندن آ رہا تھا. اس نے بوڑھے جارج کی جان بچائی تھی کیونکہ اس کے رشتہ دار جائیداد کی خاطر اسے قتل کرنا چاہتے تھے. بوڑھا جارج امبر کا بہت ممنون ہو گیا تھا. اس نے امبر سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ لندن والے اس کے عالیشان گھر میں چلے اور رہے. وہ اسے آدھی جائیداد دینے اور اپنا بیٹا بنانے پر بھی راضی ہو گیا تھا. امبر نے کچھ نہ کہا تھا. وہ لندن جانا چاہتا تھا جہاں اس کا خیال تھا کہ وہ ناگ اور ماریا کو تلاش کر سکے گا. چنانچہ امبر بوڑھے کپتان جارج کے ساتھ لندن پہنچ گیا. ادھر ناگ بھی اسی شہر کے ایک سرائے میں ایک سوداگر کی حیثیت سے ٹھہرا ہوا تھا. اس کے پاس کافی روپے تھے جو اب آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے تھے. ناگ روزانہ صبح کے وقت شہر میں آ کر گھومتا پھرتا, امبر اور ماریا سے ملنے کی کوشش کرتا اور شام کو واپس سرائے میں جا کر سو جاتا. یوں ہی امبر بھی اس شہر میں آ گیا. دولت مند بوڑھے جارج کا عالیشان پرانا مکان شہر کے کونے پر ایک جھیل کے کنارے تھا. یہ بڑا پرانا گھر تھا اور اس میں کئی ایک کمرے تھے. بوڑھا جارج صرف ایک کمرے میں رہتا تھا. ایک بوڑھی عورت اس کی خادمہ تھی. اس نے ساتھ والا کمرہ امبر کو دے دیا. امبر نے وہاں رہنا شروع کر دیا. امبر بھی روزانہ شہر میں آ کر ادھر ادھر چکر لگاتا کہ شاید کہیں ناگ وغیرہ مل جائیں, مگر اتفاق ایسا ہوتا کہ ان کی ملاقات نہ ہوتی. ایک روز شام کو امبر تھکا ماندہ پرانے گھر میں داخل ہوا تھا. ایک کمرے سے قریب سے گزرتے ہوئے اسے خادمہ کی آواز سنائی دی. وہ اندر کسی سے باتیں کر رہی تھی. امبر حیران ہوا کہ یہ خادمہ کس سے باتیں کر رہی ہے, جبکہ اس گھر میں سوائے جارج اور امبر کے تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا. اس نے کان لگا کر سنا. اسے سنائی دیا کہ خادمہ کسی سے کہہ رہی تھی, نہیں نہیں آج رات نہیں, پھر کسی رات کو آنا. یہ کام بڑا خطرناک ہے. جارج کا ایک مہمان بھی ٹھہرا ہوا ہے. پہلے میں اس مہمان کو یہاں سے چلتا کر لوں, پھر تم آ جانا. ایک آدمی کی آواز آئی, تم خواہ مخواہ ڈر رہی ہو, مہمان ہمارا کیا بگاڑ لے گا, وہ تو اپنے کمرے میں سویا ہوگا. میں جارج کے کمرے میں آدھی رات کے بعد داخل ہوں گا اور بڑے آرام سے اس کا گلا کاٹ کر ہلاک کر کے واپس چلا جاؤں گا. پھر اس کی ساری جائیداد میرے قبضے میں آ جائے گی اور ہم دونوں شادی کر لیں گے. ملازمہ نے کہا, لیکن تمہارا بڑا بھائی بھی تو اس جائیداد میں حصے دار ہوگا, وہ کبھی تمہیں اجازت نہیں دے گا کہ تم مجھ سے شادی کر سکو. آدمی کی آواز آئی, وہ کون ہوتا ہے میرے کام میں دخل دینے والا, میں اسے بھی قتل کر دوں گا, تم فکر نہ کرو. جو آدمی ایک قتل کر سکتا ہے اس کے لیے دوسرا قتل کوئی مشکل بات نہیں ہوتی. خادمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا, اچھا تو پھر آج رات تم آ جانا.
तुम जॉर्ज के कमरे की खिड़की अंदर से खुली रखना। ठीक है, खादमा ने कहा। अब तुम जाओ खुदा के लिए, जॉर्ज अभी चाय के लिए आवाज़ देगा। उस बुढ़े की चाय का वक्त हो रहा है। अच्छा खुदा हाफिज, आधी रात को आऊँगा, खिड़की खुली रखना। जल्दी से चले भी जाओ। अब कोई खिड़की में से बाहर कूद गया। अंबर समझ गया कि ये सारा मंसूबा नेक दिल जॉर्ज को कत्ल करके उसकी जायदाद पर कब्जा जमाने के लिए बनाया जा रहा है। वो होशियार हो गया। अपने कमरे से बूढ़े जॉर्ज ने आवाज़ दी, गर्टिया चाय कहाँ है मेरी? खादमा जल्दी से कमरे से बाहर निकली। सामने अंबर से मुठभेड़ हो गई। नौजवान खादमा ने बड़ी खंदा पेशानी से झुककर अंबर को सलाम किया। शाम बखैर। शाम बखैर जनाब। उसका ख्याल था कि अंबर ने कुछ नहीं सुना। उसे क्या खबर थी, वो तो उनकी पूरी साजिश से बाखबर हो चुका था। अब एक मंसूबा अंबर के जहन में आ गया। खादमा चाय लेने बावर्ची खाने की तरफ भागी। जाते जाते उसने जॉर्ज के कमरे में मुंह डालकर कहा, अभी ला रही हूँ जनाब। अंबर बूढ़े जॉर्ज के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो आरामदेह कुर्सी पर खिड़की के करीब बैठा पाइप पी रहा है और समंदरी जहाज के एक नमूने को गौर से देख रहा था। उसने अंबर को देखकर मुस्कुरा कर कहा, इधर आओ अंबर, तुम्हें एक तारीखी जहाज का नमूना दिखाऊं। ये देखो, इस जहाज का नाम कासाब्लांका है। ये जहाज कभी हॉलैंड के बादशाहों के पास हुआ करता था। फिर एक बहरी डाकू ने इस पर कब्जा जमा लिए। कहता है इसी जहाज पर लंगड़े बहरी डाकू कैप्टन कुक ने शाही खानदान के एक एक फर्द को कत्ल करके समंदर में फेंक दिया था। अंबर भी मेज़ पर रखे हुए बादबानी जहाज के नमूने को झुककर गौर से देखने लगा। उसमें कोई शक नहीं था, बड़ा खूबसूरत जहाज है। बूढ़े जॉर्ज ने कहा, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि वो बहरी डाकू कैप्टन कुक से मिल चुके थे। फिर बूढ़े जॉर्ज ने सरगोशी में कहा, उन्हें यह भी मालूम था कि इस बहरी डाकू ने अपना खजाना कहाँ छुपा रखा था। अंबर ने यूं ही बनावटी हैरानी से पूछा, क्या वाकई? बूढ़ा जॉर्ज मुस्कुराया, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। मेरे वालिद साहब के पास खजाने का नक्शा भी था, मगर उन्होंने उसे जलाकर राख कर दिया। खुदा बख्शे वो कहा करते थे, बेटा आज तक जो लोग भी खजानों की तलाश में निकले कभी जिंदा सलामत वापस नहीं आए। और फिर हमारे पास अपने आबाओ अजदाद की तरफ से मिली हुई इतनी दौलत और जायदाद थी कि हमें किसी खुफिया खजाने की खातिर अपनी जान खतरे में डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। अंबर, क्या तुम कभी किसी बहरी डाकू से मिले हो? अब अंबर उस बूढ़े कप्तान को क्या बताता कि वो ना सिर्फ बहरी डाकुओं से मिला है, बल्कि उसने इतने बहरी डाकुओं को और उनके सरदारों को कत्ल किया है कि उसे याद ही नहीं। वो तो हज़ारों बरस से डाकुओं का मुकाबला करता चला आ रहा था। वो बूढ़े जॉर्ज के सवाल पर हंस पड़ा, कहने लगा, भला मैं किसी बहरी डाकू से कैसे मिल सकता हूँ? बूढ़ा जॉर्ज कहने लगा, ठीक है, तुम एक शरीफ इंसान हो। अगरचे तुम्हारे पास जादू के ज़ोर से ज़बरदस्त ताकत आ गई है और तुमको कोई हलाक नहीं कर सकता, मगर तुम एक अमन पसंद इंसान हो और किसी को कुछ नहीं कहते। भला तुम्हारा वास्ता बहरी डाकुओं से कैसे पड़ सकता है? इतने में नौजवान खादमा चाय का तश्त लेकर अंदर आ गई। चांदी के बर्तन चमक रहे थे। थालियों में सेब, अंगूर और नाशपातियाँ रखी थी। अंबर ने अब नौजवान खादमा को गौर से देखा। उसकी नाक तीखी थी, आंखों में बड़ी मक्काराना चमक थी। खादमा ने भी अचानक अंबर पर निगाह डाली। जब देखा कि वो उसे घूर रहा है तो जल्दी से निगाहें नीची कर लें। ग्रेटा तुम जाओ, अंबर खुद मेरे लिए चाय बनाएगा, ये भी मेरा बेटा है। नौजवान खादमा मैनी खेज नज़रों से अंबर को तकती दरवाजे से बाहर निकल गई। अंबर चाय बनाने लगा। उसने कहा, अंकल जॉर्ज, आपकी ये खादमा मुझे बड़ी पुरस्कार लगती है। क्या ये आपकी पुरानी खादमा है? जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, बरखुरदार ग्रीटा ने इस घर में परवरिश पाई है। इसकी माँ छोटी सी थी जब हमारे दादा जान इसे ऑस्ट्रेलिया से लाए थे। वो बूढ़ी होकर इसी घर में इंतकाल कर गई। ग्रीटा इसी घर में पैदा हुई थी, यहीं उसने परवरिश पाई और एक अरसे से मेरी देखभाल कर रही है। मेरे माँ बाप और बीवी के मरने के बाद ग्रीटा ने मुझे बड़ा सहारा दिया, मेरी बड़ी खिदमत की है। मैं इस बेचारी के लिए कुछ नहीं कर सका। ख्याल है कि अपनी वसीयत में इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ रकम छोड़ जाऊँगा। अंबर दिल में हंस दिया। बेचारा बूढ़ा जॉर्ज तो नौजवान खादमा ग्रीटा के लिए हमदर्दी की बातें सोच रहा था और वो आज रात उसके भतीजे से मिलकर उसे कत्ल करवा रही थी। वो हंस पड़ा। बूढ़े जॉर्ज ने पूछा, क्या बात है अंबर, तुम हंस क्यों दिए? अंबर ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, यूं ही मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया था। कौन सा लतीफ़ा? मुझे भी तो सुनाओ। अंबर को तो कोई लतीफ़ा उस वक्त याद नहीं था। बात बदलने के लिए बोला, अंकल आज रात थिएटर देखने ना चलें? ज़रूर ज़रूर, मगर मैं आराम करना चाहता हूँ, तुम ग्रीटा के साथ चले जाना। ठीक है। जॉर्ज ने ग्रीटा को बुलाकर कहा, ग्रीटा तुम आज रात हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ थिएटर देखने चली जाना। मुझे अगर आराम की ज़रूरत ना होती तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता। खादमा परेशान हो गई। आज रात तो उसने बूढ़े जॉर्ज के कत्ल का मंसूबा बनाया था, फिर वो कैसे जा सकती थी? मगर वो मालिक का हुक्म भी नहीं टाल सकती थी। उसने इनकार करने की कोशिश की, मगर बूढ़े जॉर्ज ने साफ साफ कह दिया, नहीं ग्रीटा, ये हमारा हुक्म है, तुम्हें आज अंबर के साथ थिएटर देखने जाना होगा। बहुत बेहतर जनाब। खादमा सर झुकाकर चली गई। उसने सोचा कि थिएटर रात 11 बजे तक खत्म हो जाएगा, कत्ल आधी रात के बाद होगा। वो वापस आकर भी जॉर्ज की खिड़की खोल सकती है। अंबर बड़ा खुश था कि उसकी स्कीम कामयाब हो रही थी। वो खादमा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखना चाहता था। रात का खाना बूढ़े जॉर्ज और अंबर ने मिलकर खाया। उसके बाद अंबर ने कपड़े तब्दील किए। ग्रीटा भी कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी थी। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी, हालांकि उसे अंबर उस वक्त जहर लग रहा था। अंबर ने उसे अपने साथ बग्गी में बिठाया और थिएटर की तरफ रवाना हो गए।
थिएटर शहर के वस्त में गुंजान आबाद इलाके में था। यहाँ कोई पुरस्कार खेल शुरू था। टिकट लेकर अंबर ग्रीटा के साथ थिएटर हॉल में आया और आगे वाली कुर्सियों पर बैठ गया। खादिमा खामोश खामोश थी। हॉल में रोशनी हो रही थी, अभी खेल शुरू नहीं हुआ था। अंबर खादिमा से बातें करने लगा, वो भी इस ख्याल से कि कहीं उसकी परेशानी से अंबर को शक न पड़ जाए। उसने मुस्कुरा कर बातें करने लगी। खेल शुरू हो गया। मज़ेदार ड्रामा था। अंबर शौक से देखता रहा। इंटरवल हुआ तो वो काफ़ी पीने लाउंज में आ गए। यहाँ एक हट्टे कट्टे पहलवान आदमी ने खादिमा को छेड़ दिया। उसने खादिमा के बालों को खींचकर कहा, बड़े खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे, काश तुम मुझसे शादी कर लो। खादिमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अंबर ने उस भैंसे नमा इंसान को कुछ न कहा, क्योंकि इस मुल्क में औरतों के साथ मर्द इस किस्म की बातें कर लिया करते थे। बल्कि वो ज़ेरे लब मुस्कुराता रहा। मगर अब उसने हाथ से बढ़कर बदमजाकी बल्कि कमीनगी का सबूत दिया और ग्रीटा को बाजू से पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा। ग्रीटा का हेड जमीन पर गिर पड़ा। उसने चीख मारकर एक थप्पड़ मोटे बॉक्सर को मार दिया। मोटे बॉक्सर को गुस्सा आ गया। उसने भी ग्रीटा को थप्पड़ मार दिया। उसके थप्पड़ से बेचारी ग्रीटा जमीन पर गिर पड़ी। अंबर अब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने आगे बढ़कर भैंसेनुमा इंसान के पेट में एक ऐसा मुक्का मारा कि वो दोहरा होकर जमीन पर बैठ गया। मगर फिर वो तेजी से उठा और अंबर पर मुक्कों की बारिश कर दी। लोग खौफजदा होकर परे परे हट गए, लेकिन अंबर पर उसके तूफानी मुक्कों का कोई असर नहीं हो रहा था। अंबर ने जवाब में एक मुक्का भैंसे के सर पर मारा तो वहां से खून जारी हो गया। भैंसेनुमा इंसान ने तड़प कर जेब से छुरा निकाल लिया और अंबर की तरफ बढ़ा। लोगों के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। वो और ज्यादा परे परे हट गए। उन्हें यकीन हो गया था कि ये पहलवान भैंसा अंबर को 1 मिनट में हलाक कर देगा। ग्रीटा भी घबरा गई, मगर दिल में वो यही चाहती थी कि अंबर कत्ल हो जाए, ताकि वो फिर बड़ी आसानी से बूढ़े जॉर्ज को हलाक करके उसकी जायदाद पर कब्जा कर सके। पहलवान बॉक्सर छुरा लिए अंबर की तरफ खूनखार नजरों से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। अंबर अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। लोग बड़े हैरान थे कि ये नौजवान अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर रहा और मुस्कुराए जा रहा है। एक औरत ने चीख कर कहा, नौजवान तुम भी अपने आप को बचाओ। अंबर ने कोई जवाब न दिया और इसी तरह मुस्कुराता रहा। फिर उसने गेंडे पहलवान से कहा, बदसूरत गेंडे, छुरा लेकर भाग जाओ। पहलवान बॉक्सर ने घुरा कर कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी लाश पर से गुजर कर यहाँ से वापस जाऊंगा। तुमने मेरी बेइज्जती की है, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। अंबर ने उसे फिर कहा, मैं एक बार फिर सब लोगों के सामने तुम्हें खबरदार करता हूँ कि अपनी जान बचाकर भाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। गेंडे ने तैश में आकर छुरा लहराया। बक बक बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं 6 आदमियों का खून कर चुका हूँ, 7वां खून तेरा करूँगा। वो हंसने लगा। वो कहका मारकर वैश्यों की तरह अंबर पर हमलावर हुआ। उस बदनसीब को क्या खबर थी कि वो क्या कर रहा है और किस इंसान की तरफ छुरा लेकर बढ़ रहा है और किस हस्ती को कत्ल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। और फिर वही हुआ जो हजारों सालों से अंबर पर हमला करने वालों के साथ होता आ रहा है। गेंडे पहलवान ने जूं ही छुरा पूरी ताकत से अंबर के सीने में मारा, छुरा उसके हाथ से उछलकर नीचे गिर पड़ा। उसे यूं लगा जैसे उसने किसी पत्थर की सिल पर छुरा घूमने की कोशिश की हो। अंबर ने लपक कर छुरा उठा लिया। गेंडे नमा इंसान ने हैरानी से अंबर को देखा, फिर उसने झट से दूसरा खंजर निकालकर अपने हाथ में ले लिया। अब दोनों की खूनी लड़ाई शुरू हो गई। गेंडा वैशी बढ़ बढ़कर हमले कर रहा था, जबकि अंबर खामोश था और उसे हमला करने की इजाजत दे रहा था। लोग इस बात पर शशदर थे, वो ये थी कि इतनी खौफनाक खंजर लगने के बावजूद अंबर के जिस्म से खून का एक कतरा भी नहीं निकला था और जरा सा भी जख्म उसके बदन पर नहीं आया था। गेंडा इंसान भी अब परेशान होने लगा। अंबर ने एक बार फिर लोगों की तरफ देखकर कहा, मैं इस बदमाश को एक बार फिर कहता हूँ कि यहाँ से भाग जाए। गेंडे ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें हलाक करके ही जाऊंगा। ठीक है, तो फिर तुम पहले हलाक हो गए। यह कहकर अंबर ने एक ऐसा मोहलिक वार किया कि छुरा गेंडे बदमाश के सीने में उतरकर उसके दिल के 2 टुकड़े करता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। गेंडा बदमाश चकरा कर गिरा और फिर न उठ सका। अंबर ने खंजर वहीं फेंका और ग्रीटा को साथ लेकर बड़ी तेजी से लोगों को हैरान छोड़कर वहां से निकल गया। वो बग्गी में बैठे वापस घर जा रहे थे। ग्रीटा ने पूछा, तुम पर उस बदमाश के वार का असर क्यों नहीं हुआ? अंबर ने कहा, मैंने कपड़ों के अंदर लोहे की जाली पहन रखी है। ऐसे मौक़ों पर मैं हमेशा लोहे की जाली पहनकर घर से निकला करता हूँ। मुझे मालूम है कि इस किस्म की जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़ हो जाया करती है। ग्रीटा ने सोचा कि वो अपने साथी कातिल को बता देगी कि जॉर्ज का मेहमान रात को लोहे की जाली पहनकर सोता है, क्योंकि अंबर ने उसे बताया था कि वो रात को भी ये जाली अपने जिस्म से जुदा नहीं करता। और अब तो मैं एक जाली जॉर्ज को भी पहना रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें तो मालूम ही है कि उसके रिश्तेदार उसकी जान के पीछे पड़े हैं। कोई पता नहीं कि किस रात उस पर हमला हो जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा ग्रीटा? मैंने ठीक सोचा है ना? क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक ख्याल है आपका, ग्रीटा ने चौंक कर कहा। वो अपने ख्यालों में गुम हो गई थी। अगर बूढ़ा जॉर्ज लोहे की जाली पहनकर सोता तो उसे कत्ल करना मुश्किल हो जाता। खुदा का शुक्र है कि अभी उसने लोहे की जाली पहननी शुरू नहीं की थी। फिर भी उसने अंबर से पूरी तरह तस्दीक करनी चाहिए। उसने कहा, हमारे अजीम मालिक को ये लोहे की जाली ज़रूर ला दीजिएगा। हाँ, कल परसों तक जाली तैयार हो जाएगी, अंबर ने कहा। वो खुद ग्रीटा को यह तासुर देना चाहता था कि बूढ़ा जॉर्ज आजकल लोहे की जाली पहनकर नहीं सोता, क्योंकि वो जॉर्ज के दुश्मनों को इस हालत में ख़त्म करना चाहता था जब वो उसकी जान पर कातलाना हमला कर रहे हों। इस तरह से जॉर्ज को भी यकीन आ जाता कि अंबर ने उसके कातिल को मारा है और ये कि उसका भतीजा बेगुनाह नहीं है।
घड़ियाल रात के 11 बजा रहा था जब उनकी बंद बकी बूढ़े जॉर्ज के आलीशान मकान के बाहर आकर रुकी। अंबर ने ग्रीटा का हाथ थामकर उसे बग्गी में से उतारा और ऊपर जॉर्ज के पास आ गया। बूढ़ा जॉर्ज उसका इंतजार कर रहा था। ग्रीटा ने उसी वक्त खाना लाकर चुन दिया। वो अपनी तरफ से बूढ़े जॉर्ज को उसकी जिंदगी का आखिरी खाना दे रही थी। थिएटर कैसा रहा अंबर? अंबर ने उसे गैंडे बदमाश का वाकया न सुनाया, इसलिए कि जॉर्ज कहीं परेशान ना हो। वैसे भी थोड़ी देर बाद वो उसे उसके अपने कत्ल की साजिश के बारे में बताने वाला था। ग्रीटा चली गई। वो दोनों खाने से फारिग हो गए तो अंबर ने सोचा कि बूढ़े जॉर्ज पर अब ये राज फाश कर देना चाहिए कि आज रात उस पर कातलाना हमला होने वाला है। जब अंबर ने बूढ़े जॉर्ज पर यह राज जाहिर किया तो वो उसका मुंह तकता रह गया। ओ नहीं अंबर, माइकल ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उसके साथ हमेशा अपने बच्चों जैसा सलूक किया है। मैंने तो अपनी वसीयत में उसके लिए 1 लाख पाउंड का तरका भी लिखवा रखा है। माइकल नाम था बूढ़े जॉर्ज के छोटे भतीजे का, जिसने ग्रीटा के साथ मिलकर उसे कत्ल कर देने का मंसूबा बनाया था और जो आज रात उसे हलाक करने के लिए आ रहा था। अंबर ने कहा, बहरहाल आज रात फैसला हो जाएगा। माइकल आपको कत्ल करने के लिए आ रहा है। बूढ़े जॉर्ज ने कहा, क्या ग्रीटा भी इस साजिश में शरीक है? क्यों नहीं, वही आपके कमरे की खिड़की खुली रखेगी ताकि माइकल खंजर हाथ में लिए आसानी से आपकी ख्वाबगाह में दाखिल हो सके। बूढ़े जॉर्ज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं अभी इस बदबख्त नौकरानी को पुलिस के हवाले करता हूँ। अंबर ने आहिस्ता से कहा, नहीं नहीं अंकल जॉर्ज, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इस तरह से लोग साफ बच जाएंगे और मौत का खतरा आपके सर पर हमेशा मंडलाता रहेगा। फिर ये लोग किसी दूसरे तरीके से आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अंबर ने कहा, जिस तरह मैं कहता हूँ आप उसी तरह करें ताकि आप अपनी आंखों से अपने ऊपर कातलाना हमला होते देख सकें। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये कि आपके बिस्तर पर आज रात मैं सोऊंगा। आप उसी कमरे में किसी दूसरी जगह मौजूद होंगे और अपनी आंखों से देखेंगे कि आपका भतीजा माइकल खंजर लिए खिड़की में से अंदर आएगा और मुझको जॉर्ज समझते हुए हमला करेगा। फिर आपको यकीन आ जाएगा। लेकिन अंबर, फिक्र न करें, आपको तो मालूम है कि मुझ पर कोई हथियार असर नहीं करता। ये लोग मुझे हलाक नहीं कर सकते, लेकिन यूं वो रंगे हाथों पकड़े जा सकते हैं और अगर आप कहें तो मैं माइकल को उसी वक्त हलाक कर सकता हूँ। बूढ़े जॉर्ज ने कहा, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। अगर वो मेरी जान का दुश्मन है तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करना चाहता। तुम बेशक उसे ख़त्म कर देना ताकि ये ख़तरा भी हमेशा हमेशा के लिए टल जाए। और ग्रीटा के बारे में क्या हुक्म है? क्योंकि वो माइकल के बड़े भाई से भी बाद में साजबाज कर सकती है। बूढ़े कप्तान ने कहा, मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। तो फिर ठीक है, अब आप आराम से बिस्तर पर लेट जाएं। थोड़ी देर बाद ग्रीटा यहाँ आएगी। आप यही जाहिर करें कि गहरी नींद सो रहे हैं। वो झुक कर आपको देखेगी। जब उसे यकीन हो जाएगा कि आप सो रहे हैं तो वो आपकी खिड़की की चटखनी अंदर से खोल देगी। उसके बाद मैं आपकी जगह बिस्तर पर आ जाऊंगा। ठीक है, अब तुम जाओ। अंबर बूढ़े अंकल को उसकी ख्वाबगाह में छोड़कर अपने कमरे में आ गया। बूढ़ा जॉर्ज बिस्तर पर लेट गया और यूं ही आंखें बंद करके खराटे लेने लगा। इतने में दरवाज़ा खुला और खात्मा ग्रीटा अंदर दाखिल हुई। मोमबत्ती मेज़ पर जल रही थी। ग्रीटा दबे पांव चलती जॉर्ज के बिस्तर के करीब आकर रुक गई। कमरे में जॉर्ज के खराटों की आवाज़ गूंज रही थी। उसने झुककर बूढ़े जॉर्ज के चेहरे को देखा। जॉर्ज गहरी नींद सो रहा था। कम अज कम मुलाजमा ने यही महसूस किया। वो दबे पांव चलती खिड़की की तरफ गई। उसने बड़े आराम से कुर्सी पर पांव रखकर खिड़की की चटनी खोल दी और दबे पांव चलती ख्वाबगाह से निकल गई। अंबर अपने कमरे के दरवाजे के साथ लगा बाहर ग्रीटा के कदमों की चाप सुनता रहा। जब उसने ग्रीटा के कमरे के बंद होने की आवाज़ सुनी तो वो अपने कमरे से निकलकर चुपके से बूढ़े जॉर्ज की ख्वाबगाह में आ गया। जॉर्ज ने आहिस्ता से कहा, अंबर तुम आ गए? हाँ अंकल जॉर्ज। तुम जल्दी से बिस्तर से उठकर सामने अलमारी के पास पर्दे के पीछे छुप जाओ, कातिल आने ही वाला है। बूढ़ा जॉर्ज उस वक्त बिस्तर से उठा और अलमारी के साथ वाले बंद दरवाजे के पर्दे के पीछे जाकर छुप गया। अंबर अंकल जॉर्ज के बिस्तर में घुस गया और उसने कंबल अपने मुंह पर कर लिया। ख्वाबगाह में गहरी खामोशी छा गई। बूढ़ा जॉर्ज पर्दे के पीछे खड़ा था और उसका बूढ़ा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपनी आंखों के सामने अभी थोड़ी देर में अपने कत्ल का मंजर देखने वाला था। सारे मकान पर गहरी खामोशी थी। सिवाय जॉर्ज की ख्वाबगाह की धुंधली रोशनी के बाकी सारे मकान की रोशनियां गुल थीं। घड़ियाल के रात के 12 बजे मकान से ज़रा दूर झाड़ियों में एक साया मकान की तरफ बढ़ता नजर आया। ये माइकल था। वो स्याह कपड़ों में था और एक लंबा तेज़ खंजर उसने अपनी जेब में छुपा रखा था। मकान के करीब आकर वो उस खिड़की के नीचे खड़ा हो गया जो बूढ़े जॉर्ज की ख्वाबगाह में खुलती थी। रात के अंधेरे में उसे खिड़की के पर्दों में से मोमबत्ती की धुंधली धुंधली रोशनी बाहर निकलते देखी। ये खिड़की दूसरी मंजिल पर थी। एक मजबूत पुरानी बेल खिड़की तक चली गई थी। कातिल ने बेल के मजबूत तने का सहारा लेकर दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। खिड़की के करीब पहुंचकर उसने आहिस्ता से खिड़की को दबाया। उसका पट अंदर की तरफ खुल गया। कातिल माइकल ने थोड़ा सा सर निकालकर अंदर देखा। ख्वाबगाह के कोने वाले मेज पर चांदी के शमादान में मोटी मोमबत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी में उसने देखा कि बूढ़ा जॉर्ज बिस्तर पर कंबल ओढ़े सो रहा है। उसके हल्के हल्के खराटों की आवाज़ें आ रही थी। कातिल के चेहरे पर कामयाबी की मुस्कुराहट आ गई। उसने बुड्ढे को कत्ल कर देने के बाद वो उसकी जायदाद का मालिक बन जाएगा और फिर ग्रीटा और अपने बड़े भाई को कत्ल कर देगा। यूं करोड़ों रुपए की जायदाद उसके कब्जे में आ जाएगी। वो खिड़की में से ख्वाबगाह में आ गया। बूढ़ा जॉर्ज पर्दे के पीछे दम साधे खड़ा था और ये मंजर जरा सा पर्दा हटाकर मोमबत्ती की रोशनी में साफ देख रहा था। अब उसे यकीन आ गया था कि उसके कत्ल की भयानक साजिश की गई थी।
खंजर कातिल माइकल के हाथ में चमक रहा था। माइकल आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े जॉर्ज के बिस्तर की तरफ आ गया और पलंग के बाएं जानिब खड़ा हो गया। उसने हमला करने से पहले ख्वाबगाह में एक नज़र डालकर देखा। शायद वो इत्मीनान करना चाहता था कि वहाँ कोई नहीं है। जाहिर है वहाँ कोई तीसरा आदमी था नहीं। उधर खादमा ग्रेटा भी दिल पर हाथ रखे बूढ़े जॉर्ज की रात की खामोशी में बुलंद होने वाली खौफनाक चीख की आवाज़ का इंतजार कर रही थी। कातिल ने पलक झपकते में खंजर वाला हाथ ऊपर उठाया और लिहाफ के अंदर सोए हुए बूढ़े जॉर्ज यानी अंबर के सीने पर पूरी ताकत से मार दिया। खंजर गोया किसी पत्थर से टकराकर उछलकर नीचे गिर पड़ा और कातिल का हाथ फिसल गया। उसी लम्हे अंबर ने चेहरे से लिहाफ उठाया और उठकर कातिल का हाथ थाम लिया। अंकल जॉर्ज पर्दे के पीछे से निकल आए, अब छुपने की कोई जरूरत नहीं। कातिल दम बखुद होकर रह गया। उसकी साजिश बेनकाब हो चुकी थी। तड़प कर उसने अंबर से अपना बाजू छुड़ाया और खंजर उठाकर पर्दे के पीछे से निकलते हुए जॉर्ज पर हमला कर दिया। अगर अंबर बिस्तर पर से उछलकर कातिल माइकल की गर्दन पर ना गिरता तो जॉर्ज का काम तमाम हो चुका था। कातिल और अंबर गुत्थम गुत्था हो गए। कातिल के हाथ में खंजर था। उसने अंबर पर पे दर पे वार करने शुरू कर दिए, मगर अंबर का भला क्या बिगड़ सकता था। माइकल ये देखकर दहशतज़दा हो गया कि खंजर अंबर के जिस्म में बिल्कुल नहीं जा रहा था। उसका हाथ अपना खंजर लगने से शदीद जख्मी हो गया। बूढ़े जॉर्ज ने इस दौरान में अलमारी में से अपना बारूदी पिस्तौल निकाल लिया। उसको ये ख्याल आ गया कि ये शख्स अंबर को हलाक कर देगा। चुनाचे जॉर्ज ने पिस्तौल कातिल के सर के साथ लगाकर चला दिया। एक धमाका और हल्की सी आग के साथ माइकल फर्श पर ढेर हो गया। उधर ग्रीटा ने जब पिस्तौल चलने की आवाज़ सुनी तो घबरा गई। माइकल तो खंजर लेकर आया था, फिर ये पिस्तौल किसने चला दी? खंजर का जख्म ठीक ना लगा होगा, इसलिए माइकल ने पिस्तौल से बूढ़े जॉर्ज को हलाक कर दिया होगा। वो बड़ी खुश हुई, लेकिन ऐसे मुंह बनाकर जैसे पिस्तौल की आवाज़ सुनकर बहुत परेशान हो। वो जॉर्ज की ख्वाबगाह की तरफ भागी, क्योंकि उसे मालूम था कि वहाँ एक मेहमान यानी अंबर भी ठहरा हुआ है। उस पर यह जाहिर नहीं होना चाहिए कि ग्रीटा खुश है। जब वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर जॉर्ज की ख्वाबगाह में बज़ाहिर परेशान चेहरा लिए दाखिल हुई तो वो और ज़्यादा बल्कि सही महीनों में परेशान हो गई, क्योंकि उसने देखा कि फर्श पर माइकल की लाश पड़ी थी और बूढ़ा जॉर्ज पिस्तौल की नाली साफ कर रहा था। उसने नाली का रुख खादमा की तरफ करते हुए कहा, आ जाओ ग्रेटा, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। क्या ख्याल है अंबर, इस आस्तीन की नागिन के साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए? अंबर ने कहा, वही जो हमने माइकल के साथ किया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, मैंने पिस्तौल में बारूद भर लिया है। ग्रेटा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ग्रेटा सब कुछ समझ गई थी कि भांडा फूट गया है और ये बूढ़ा कप्तान अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो एकदम उसके कदमों पर गिर पड़ी। मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माइकल ने वरगला दिया था। मेरी माँ ने आपके ख़ानदान की बड़ी खिदमत की है, उसकी खातिर मुझे माफ़ कर दें। मैंने गुनाह किया है, मुझे बख्श दें। मैं माइकल की बातों में आ गई थी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मुझे मेरी मरी हुई माँ की खिदमत के एवज़ माफ़ कर दें। मैं यहाँ से दूर चली जाऊँगी और कभी आपको अपना मनहूस चेहरा न दिखाऊँगी। अंबर ने कहा, अंकल, इस नागिन को हरगिज़ माफ़ न करना, ये कभी ना कभी ज़रूर डसेगी। लेकिन बूढ़े कप्तान के दिल में ग्रीटा की माँ का ख्याल आ गया। उसने जॉर्ज के ख़ानदान की बड़ी खिदमत की थी। उसने पिस्तौल जेब में रख लिया और कुर्सी पर बैठ गया। ये क्या कर रहे हैं अंकल आप? बूढ़े जॉर्ज ने पाइप सुलगाते हुए कहा, अंबर बेटा, मैंने इस लड़की को माफ़ करने का फ़ैसला कर लिया है। इसके ख़ानदान ने हमारे घर की बड़ी खिदमत की है, अब मैं इसे कत्ल नहीं कर सकता। खादमा ग्रीटा ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, फिर कभी इस घर का, इस शहर का रुख ना करूँगी। बूढ़े जॉर्ज ने डांट कर कहा, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाना होगा और फिर कभी अपनी मनहूस शक्ल हमें नहीं दिखानी होगी। ये शख्स अपने अंजाम को पहुँच गया है। ये मुझे हलाक करने आया था, खुदा ने मुझे बचा लिया और ये खुद मारा गया। लेकिन अगर मैंने दोबारा तुम्हें इस शहर में देखा तो याद रखो, मैं तुम्हें हरगिज़ हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खातिमा ने हाथ बांधकर कहा, मैं अभी चली जाती हूँ हुजूर, और फिर कभी इधर का रुख नहीं करूँगी। अंबर उसे छोड़ना नहीं चाहता था, मगर बूढ़े जॉर्ज की वजह से मजबूर हो गया। ग्रीटा उसी वक्त वहाँ से निकल गई। मक्कार खादमा सीधी वहाँ से माइकल के बड़े भाई के पास पहुँची। उसे सारा वाक़या सुना दिया। बड़े भाई हेनरी का खून खोल उठा। वो उसी वक्त जॉर्ज को कत्ल करने के लिए जाने लगा, मगर ग्रीटा ने समझाया उसे कि अभी वक्त नहीं है, पहले मुझे यहाँ छुपा लो और फिर बाकायदा एक साजिश बनाकर उन दोनों को कत्ल करेंगे कि सांप भी मर जाए और हम भी गिरफ्तार ना हो सकें। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।